Good afternoon, everyone. Today we're going to start with the new lesson. So let's start with the heading. Some people work in offices, some in hospital or courts, yet others run business of their own. Your parents go to work every day. They do this to earn money so that they can feed you well, educate you, give you all the necessity of life. Means of livelihood are different in rural areas. People do different kinds of job to earn money and lead their life. जैसे कि आप सबको मालूम है कि कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, कुछ हॉस्पिटल में काम करते हैं, कुछ कोर्ट में जाते हैं और कुछ अपना ही बिजनेस चलाते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपके पेरेंट्स हर दिन काम करने के लिए बाहर जाते हैं, सभी के सभी पैसे अर्न करते हैं मनी, ताकि वो आपको अच्छे से खिला पाएँ, आपको पढ़ा पाएँ और आपको हर वो चीज़ दिला पाएँ जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जिसका मतलब है कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो भी आपको ज़रूरत है और जैसे कि जीने के लिए क्या हमें काम करना पड़ेगा। रूरल एरिया में ये सब अलग होता है। लोग जो होते हैं अलग अलग तरह के काम करते हैं, जॉब करते हैं, ताकि वो पैसे कमा पाएँ और अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स, ओवर टुडे टॉपिक इज़ रूरल लाइवलीहुड, जो हमारा लेसन का नाम है। तो हम यही स्टार्ट करते हैं। हम The means by which you earn money is called livelihood. The method you adopt to earn a livelihood is your occupation. Those occupations the mean to learn a livelihood. There are various types of occupations. The various occupation may classified into three sectors. These are primary sector, secondary sector and tertiary sector. जब हम लाइवलीहुड की बात करते हैं, लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी, जैसे हम कमाते हैं, कि वो मीन्स उन तरह से जिनसे हम पैसे कमा के अपना जीवन रोजी रोटी कमा सकते हैं और खा सकते हैं। वो तरीके जिसमें हम पैसे कमाने का, ज़िंदगी जीने का तरीका जो हम अपनाते हैं, उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। आजीविका भी कहते हैं इसको, और इसको व्यवसाय भी कहते हैं, जिसका बिजनेस वगैरह जो काम किया जाता है। अब जब हम कोई भी काम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, जिससे हम अपनी रोजी रोटी, अपना सारा खर्चा उठाते हैं। अलग अलग तरह से हम काम कर सकते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन है, टाइप्स हैं उसके, काइंड्स भी हैं। जैसे कि एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है और एक टेरिटरी सेक्टर है हमारा, जो क्लासिफिकेशन करता है किसकी? ऑक्यूपेशन के सेक्टर्स की। सो नेक्स्ट वन इज ए primary sector. The primary sector consists of those activities concerned with the direct extraction of the material from nature. In this sector, people are engaged in agriculture, fishing, dairy farming, poultry farming, mining, forestry, etc. All these occupations are related to obtaining raw material from the earth directly, hence are primary occupations. प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या एक्टिविटी आती है? इसमें सीधा ही जो डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है मटेरियल का, जो हम धरती से हमें, जो नेचर से हमें जो सब कुछ मिलता है। इस सेक्टर में ज़्यादातर लोग किसान होते हैं, या मछली पालन करते हैं, या डेयरी पालन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री मुर्गा पालन भी करते हैं, या माइनिंग होती है, या फॉरेस्ट से वो सामान वगैरह कलेक्ट करते हैं, चीज़ें लेते हैं। और ये सब क्या होते हैं? ये सब रॉ मटेरियल लेते हैं धरती से, और उसको हम, इन सभी एक्टिविटीज़ को जो भी लेते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। जो प्राइमरी होता है, फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम सब कुछ काम करते हैं। Next one is the secondary sector. The secondary sector include industries that process, transform and assemble the raw material into product. For example, the cotton textile industry make clothes from cotton plant. A bakery makes bread, cakes, pizzas and biscuits from wheat. The steel industry converts iron ore into steel. All manufacturing industries also come in this sector. The secondary sector also dependent on the primary sector for raw material. So जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, इसमें वो सब फैक्ट्रीज, वो सब इंडस्ट्रीज आती हैं जो रॉ मटेरियल कहाँ से लेती हैं? प्राइमरी सेक्टर से लेती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, और उसको फिर जोड़ा जाता है उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में, वो एक गुड्स बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लें कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो क्या करती है? कपड़ा बनाती है। कहाँ से बनाती है कपड़ा? वो कॉटन के प्लांट से। कॉटन का प्लांट कहाँ से मिलता है? हमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन से मिलता है। जो कॉटन मिलती है, वो कॉटन कौन खरीदता है? सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज खरीदती हैं, और वो ही कपड़ा बना देती हैं।
जब हम बेकरी से क्या मिलता है, हमें ब्रेड मिलता है, केक मिलता है, पिज़्ज़ा मिलता है, बिस्किट्स मिलते हैं, वो सब कहाँ से बनते हैं, वो सब बीट से बनाए जाते हैं। और बीट कहाँ से मिलता है हमें, बीट हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। जब हम स्टील की बात करते हैं, आयरन और स्टील वगैरह, ये सब स्टील इंडस्ट्री बनाती है। जो भी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, जो भी सामान बनाया जाता है वो इस सेक्टर में आया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर को। और सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है, किस पे निर्भर करता है, वो प्राइमरी सेक्टर पे निर्भर करता है कि वहाँ से रॉ मटेरियल इनको मिलेगा और ये सब प्रोडक्ट गुड्स बनाई जाएंगी सेकेंडरी सेक्टर में। Next one is a territory sector. This sector provides goods and services to the people in exchange of payment. Once the product is ready, it need to be made available to the people. Thus, the secondary and tertiary sectors are linked. This sector cover activities like trading, banking, healthcare, transportation, communication, insurance, entertainment, security, management, consultancy, among the several other. We need the services of doctor, bankers, policemen, etc. at every point. Hence, they are very important for us. जब हम टेरिटरी सेक्टर की बात करते हैं तो टेरिटरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, गुड्स दिए जाते हैं लोगों को, और उसके बदले में क्या लिया जाता है, उसके बदले में पेमेंट ली जाती है, पैसे लिए जाते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बन जाता है, रेडी हो जाता है, फिर वो क्या होता है, वो लोगों को दिया जाता है खरीदने के लिए। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या होती है, प्रोडक्ट बनते हैं और टेरिटरी सेक्टर में वो आगे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसलिए सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। जो हमारा टेरिटरी सेक्टर है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कवर करता है, चाहे हम ट्रेड की बात करें, बैंकिंग की बात करें, हेल्थ केयर हो गया हमारा, एंटरटेनमेंट हो गया, चाहे सिक्योरिटी होगी, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम इसी में लेते हैं। हमारा जो एजुकेशन है वो भी टेरिटरी सेक्टर में आता है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कि हमें डॉक्टर की सर्विस चाहिए होती है, हमें बैंकर की सर्विस चाहिए होती है, हमें पुलिसमैन की सर्विस चाहिए होती है, ये सब इसी में आता है। और भी बहुत सारी सर्विसेज इंक्लूडेड हो सकती हैं टेरिटरी सेक्टर में। और ये सारी की सारी डॉक्टर, बैंकर, पुलिसमैन, एजुकेशन, ये हमें तकरीबन हर पॉइंट की लाइफ के हर पॉइंट में चाहिए होती है। इसलिए ये सेक्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ऑक्यूपेशन. Climate and allocation of a place influence the occupation of people living in villages of India. In villages of hilly areas like Himachal Pradesh, Meghalaya, Assam, farmers do terrace farming, plantation farming and shipping rearing. In coastal villages of the state of West Bengal, Tripura, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka, fishing is the main source of livelihood. Today, the government is encouraging floriculture, growing flower as a crop, and aquaculture, rearing aquatic animals like fish for food in rural areas. In forested areas, forestry is the main occupation. Villagers living near forest of Sundarbans in the West Bengal often collect and sell forest products like honey to earn a livelihood. In Madhya Pradesh and Maharashtra, many people collect and sell leaves of the tendu tree, which are used for making beads. Similarly, the edible flowers of the mahua tree are collected and sold in Bihar and Odisha. Collecting honey is an important source of livelihood for the people living near the Sundarban in West Bengal. Timber and saw mills are also found in the forest area. Some villages are engaged in handicraft like basket making, pot making, carpet making and weaving. जैसे कि फैक्टर्स जो होते हैं वो बड़ा ही इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन के ऑक्यूपेशन में, किस तरह का वो काम करेगा, फैक्टर बड़े ही मैटर करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्लाइमेट और लोकेशन, लोग कहाँ पे रहते हैं और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोगों का काम भी उसी के हिसाब से होता है। क्योंकि हमें पता है ज़्यादातर लोग हमारे कहाँ पे रहते हैं, गाँव में रहते हैं। और जैसे कि हम हिली एरिया में अगर हम हिली एरिया की बात करें, हिमाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, यहाँ के लोग ज़्यादातर कैसी फार्मिंग करते हैं, किसानी कैसी होती है, टेरिस फार्मिंग होती है। क्योंकि वहाँ पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ पे वो इस तरह से खेती करते हैं कि उनकी फसलें वगैरह उगाई जाएं। प्लांटेशन फार्मिंग होगी और साथ ही साथ शिप रेयरिंग भी होती है, वो भी सब करते हैं। जब हम कोस्टल समुद्र के पास आ जाते हैं, कोस्टल एरियाज में आ जाते हैं, विलेजेस
की बात कर रहे हैं, स्टेट्स ऑफ बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, यहाँ पे क्या काम होता है, मेन सोर्स क्या है लाइवलीहुड का, रोजी रोटी का, फिशिंग। यहाँ पे फिशिंग ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे समुद्र है इनके पास में। और आज के टाइम में गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है कि फ्लोरिकल्चर और एक्वा कल्चर भी लोग अपनाएं। फ्लोरिकल्चर होता है जहाँ पे फ्लावर उगाए जाते हैं एज ए क्रॉप, और एक्वा कल्चर है जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल को भी रखा जाता है, बढ़ाया जाता है उनको, ताकि लोग फिश वगैरह बेच के भी अपना गुजारा कर सकें रूरल एरिया में। जो भी फॉरेस्ट एरिया के पास लोग रहते हैं, जब विलेजेस होते हैं, वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन भी फॉरेस्ट्री होता है, क्योंकि जो गांव होंगे, जो विलेजर होंगे फॉरेस्ट के पास रहने वाले, जैसे कि वेस्ट बंगाल के लोग, वो ज़्यादातर क्या कलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट, वहाँ के जंगल के प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे लैक हो गया, जैसे हनी होगी, ये सब उनका वही सब प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सेल करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मध्य प्रदेश के जो गांव हैं कुछ और महाराष्ट्र के, यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते थे, सेल करते हैं, गांव के लोगों की बात करो, टेंडू ट्री के लीव्स करते हैं, जिससे क्या बनाया जाता है, जिससे उनके लीव से बीड़ी बनाई जाती है। वैसे ही एडिबल फ्लावर्स हैं महुआ ट्री के, वो भी कलेक्ट करके और उनको बेचा जाता है। कहाँ पे बेचा जाता है, बिहार में और उड़ीसा में। कई जगह पे जो शहद होता है, हनी होता है, कलेक्ट किया जाता है, उसको भी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बहुत सारा माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो जंगल के पास रहते हैं लोग, जैसे कि सुंदरबन बंगाल में हो गया, ठीक है, तो ये उनका लाइवलीहुड है और वो हनी वगैरह कलेक्ट करते हैं और उसको बेच के अपना गुजर बसर रोजी रोटी चलाते हैं। टिम्बर हो गया, जो सा मिल्स होगी, ये कहाँ पे, ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में ही पाए जाते हैं। इसलिए जहाँ पे विलेजेस होते हैं जो पास फॉरेस्ट के, वो बास्केट भी बना के, पोट मेकिंग, कारपेट मेकिंग, ये सब वीविंग, ये सब बना के भी क्या करते हैं, हैंडक्राफ्ट बना के ये मार्केट में सेल करते हैं, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी चला सकें। मेजर रूरल ऑक्यूपेशंस, हमारे जो रूरल एरिया में वो कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस होती है, मोस्टली होती है एक फार्मिंग, एक एनिमल हस्बेंड्री और एक फिशरी। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे फार्मिंग। The village is surrounded by crop fields. People of villages are mostly farmer. Very few are rich. Most of them are poor. Raghav Chaudhary is a large farmer. He owns around 35 acres of land. He grows crops like wheat, rice, maize, sugarcane, pulses, and vegetable in the field. He has employed labor to till the land, plant sapling, remove weeds, spray pesticides, and harvest the crop. He uses expensive machinery like tractors, threshers, and buy good quality seeds and fertilizer for better farming, such as a farmer are called malik by the villagers. जैसे कि जो किसान होते हैं ज़्यादातर फार्मिंग वगैरह ही करते हैं गांव में, तो जो खेतों के आसपास जो भी हमें क्रॉप फील्ड मिलती है वो किसकी होती है, गांव वाले लोगों की होती है। कुछ किसान बड़े ही अमीर होते हैं और ज़्यादातर जो गांव के किसान होते हैं वो गरीब होते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि राघव चौधरी क्या है, एक बड़ा किसान है जिसके पास कितनी जगह है, लैंड है, 35 एकड़ लैंड है, जो कि क्या उगाता है, गेहूँ उगाता है, मक्का उगाता है, गन्ने की फसल उगाता है, दालें और सब्जियां वगैरह भी उगाता है। उसने बहुत सारे लोग क्या रखे हैं, एज ए लेबर भी रखी हुई है, तो जो उसकी जगह ज़मीन का क्या देखभाल करते हैं कि कुछ भी स्प्रे पेस्टिसाइड करना हो, फसल लगाना हो, फसल काटना हो, और जो भी उनके खेतों की साफ़ सफाई रखनी होगी वो लेबर करती थी। और साथ ही साथ वो मशीन जो वगैरह होती है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये एक्सपेंसिव मशीन भी उसने यूज़ करता था, और गुड क्वालिटी की सीड्स होगी और फर्टिलाइज़र, ताकि उसकी जो खेतों में पैदावार है वो अच्छी हो सके। इसलिए वो जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, मालिक कहते हैं, जो कि गाँव के लोग होते हैं। Ravi, his neighbor, owns a few acres of land. What he gets from his land is just enough for himself. At times, if there is a little excess, he sells in market. Ravi's wife Sita works hard to, along with the all household chores, she can be found working in the crop field. जब हम रवि की बात करते हैं, वो भी उसके पड़ोस में रहता है, किसके, राघव चौधरी के। उसके पास थोड़ी सी एकड़ ज़मीन है और उसका कितने ज़मीन से कितना गुजारा होता है, सिर्फ अपना ही गुजारा हो पाता है। उसके पास अगर कभी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो कहाँ पे जाके बेच देता है, वो मार्केट में जाके बेच देता है। रवि की वाइफ सीता है, वो क्या करती है, वो भी काम करती है और उसके साथ घर के काम के साथ साथ वो भी खेतों में उसका हाथ बटाती है।
The income in house is not stable as the crop sometimes fail due to erratic rains. Ravi has a cow, 2 goats. He sell their milk to get some extra earning. Only 20% of family living in these villages are kisan that own land big enough to produce food to sustain themselves. Same is the story in the other village in India. These farmers are called middle farmers. जब हम रबी की इनकम की बात करते हैं तो वहाँ पे उसकी इनकम इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी फसल ख़राब हो जाती है जहाँ तो बारिश होती नहीं है, और कभी कभार बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण रबी के पास क्या है, रबी के पास एक गाय है और 2 बकरी है, और जिसको वो क्या कहते हैं, उनका दूध बेच के वो अपना एक्स्ट्रा अर्निंग, ज़्यादा पैसे जो थोड़े बहुत उनसे होते हैं वो कमाते हैं। और उस गाँव में ज़्यादातर गाँव में क्या होते हैं, सिर्फ 20% फैमिली ही होती हैं जिनका गुजारा अपनी किसानी के साथ हो जाता है, जिनके पास इतनी जगह ज़मीन होती है कि वहाँ से खेतों से जितनी फसल होती है उनका अपना गुजारा हो जाता है। बट बाकियों की कहानी लेके चलें, बाकियों का नहीं हो पाता है। और ये स्टोरी जो हमने बताई है ये सेम सभी गाँव में सेम ही अप्लाई होती है इंडिया में। और ऐसे फार्मर, ऐसे किसान को क्या कहते हैं, मिडल फार्मर कहते हैं। Some farmers in this village have no land of their own and work on the other people land as a labor or a mazdoor. Ram is one of the landless farmer. Ramaji and his wife Saroj work the whole day in a Raghav Chaudhary field. At the end of the day, Ram is paid rupees 50 while Saroj get 35 as a daily wage. Often they given a share of grain instead of money. Thus, these landless labor do not work in the field throughout the year. Ramaji family migrate to the nearby town in the search of work at a construction site when there is no work in the field. Ramaji was not always a landless labor. Earlier, Ramaji was a marginal farmer. He owned a small land. Once crop failed due to erratic monsoon, he did not have travel to irrigate his farm. He had to sell his land to pay off his debts. Today, even though he has paid to move the capital sum he had borrowed, the sood is still unpaid. This is the plight of a landless farmer in our villages. About 40% of the families living in this village belong to this category. Same is the story in the other village in India. जब हम कुछ किसानों की बात करते हैं, उनके पास क्या है, अपनी जगह ज़मीन बिल्कुल नहीं है। वो दूसरों की जगह ज़मीन पे क्या करते हैं, काम करते हैं एज ए लेबर, जिसको हम मजदूर कहते हैं। वैसे ही राम क्या है, एक लैंडलेस फार्मर है, और वो अपनी बीवी के साथ, वाइफ सरोज के साथ काम करता है। पूरा दिन काम करता है किसके, राघव चौधरी के खेतों में काम करता है। और जब लास्ट एंड ऑफ द डे, जब दिन ख़त्म होता है तो उसको कितने रुपये मिलते हैं, 50 रुपये मिलते हैं। और उसकी बीवी को, सरोज को कितने मिलते हैं, 35 रुपये मिलते हैं, 35 रुपीज़। ये सब ऐसे ही होता है। और साथ उसको पैसे की बजाय उसको क्या दिया जाता है, थोड़े से गेहूं दे दी जाती है उसके पैसे के मुकाबले। और साथ ही ये जो लैंडलेस लेबर थे, ये क्या करते हैं, पूरा साल भर उनके खेतों में काम नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है, रामाजी की फैमिली क्या कर जाती है, चली जाती है पास के टाउन में चली जाती है, जहाँ पे उनको कंस्ट्रक्शन साइट पे काम मिल जाता है जब खेतों में काम नहीं होता है। रामाजी जो था वो पहले लैंडलेस लेबरर नहीं था, उसके पास जगह थी, वो मार्जिनल फार्मर था। बट उसने कितनी थी, एक छोटा सा ज़मीन का हिस्सा उसके पास था। बट मानसून में क्या हुआ, मानसून की बारिश समय टाइम पे नहीं पड़ी, तो उसको जो ट्यूबवेल था नहीं उसके पास, वो अपने खेतों में पानी दे नहीं पाया, जिसके कारण क्या हुआ, उसने जो उधार लिया हुआ था वो वापस नहीं कर पाया। अब जबकि वो बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे उसने अपना मूल जो पैसा लिया था वो तो दे दिया, बट जो इंटरेस्ट था उसने जो अभी तक इंटरेस्ट नहीं दे पाया, जिसके कारण वो एक लैंडलेस फार्मर बन गया है। वैसे ही 40% जो फैमिलीज़ हैं विलेज में, वो सब इसी कैटेगरी में बिलोंग करती है। और ये कहानी सभी गाँव में, इंडिया के गाँव में यही अप्लाई होती है। Next one is animal husbandry. A few families in the village are engaged in dairy farming, poultry farming and cattle rearing. Gopal is a dairy farmer. He keeps cow and goats. Gopal's wife Shanti takes care of the cattle. She feeds them, baths them and milks them. Gopal carries can of milk from door to door to sell the milk. He is known as a doodwala or milkman in the village. Halwai Shiv is the biggest customer. He makes different sweets from milk. He supplies these sweets to Nathu shop in the market. Rajni Amma, who owns a poultry farm, she has hen and duck.
She breeds and raises them for egg and meat. She is a poultry farmer. Animal husbandry is the agriculture practice of breeding and raising livestock and the poultry. जैसा कि ये कहानी हम बता रहे थे, स्टोरी जो चल रही है, इसी में क्या था कि इसी गांव में कुछ जो फैमिलीज़ हैं वो किस में काम करती हैं, डेयरी फार्मिंग में काम कर रही हैं, जो गांव का दूध वगैरह बेचते हैं, पोल्ट्री में हो गए या कैटल रेयरिंग में हो गए। गोपाल कौन है? एक डेयरी फार्मर है जिसके पास क्या है, अपनी गाय हैं और बकरियां हैं, जिसके साथ ही साथ उसकी जो बीबी है शांति, वो भी क्या करती है, उन जानवरों का ख्याल रखती है, उनको चारा डालती है, उनको नहलाती है और उनका दूध निकालती भी है। गोपाल क्या करता है, कैन में दूध डालता है और दरवाजे दरवाजे में जाके वो बेचता है, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है, उसको दूध वाला कहा जाता है, जिसको मिल्कमैन इन विलेज भी कहते हैं। और साथ ही साथ हलवाई शिव जो है उसका सबसे बड़ा कस्टमर है, जो कि दूध से बनाए मिठाइयाँ वगैरह बनाता है। और साथ ही साथ वो शिव हलवाई क्या करता है, वो दूध की मिठाइयाँ नत्थू शॉप जो मार्केट में है उसको बेचता है। रजनी अम्मा जो है उसके पास एक पोल्ट्री फार्म है जिसमें वो क्या पालती है, मुर्गियाँ और बतखें पाली हुई हैं, और उसको वो उनकी ब्रीड करवाती है और रेस भी करती है। किसके लिए? ताकि वो अंडे बेच सके या फिर उनको बेच के मीट भी बेच सके। शी इज़ अ पोल्ट्री फार्मर, वो पोल्ट्री फार्मर है। और एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ब्रीडिंग और रेजिंग लाइव स्टॉक इन पोल्ट्री। एनिमल जानवरों को पालना पोषण करना, ये भी एक एग्रीकल्चर की ही प्रैक्टिस है जिसमें लाइव स्टॉक को पाला जाता है और बेचा भी जाता है। Next one is the fishery. A small river flows on the outskirts of the village. On the bank of river in the fishermen dwelling, fishermen catch fish, sell them in the fish market. Some fish are also taken to the nearby town and sold at good price. Small fishermen have depended solely on the days they catch to meet their daily needs. These people use small boats, usually without engine. Monsoon is a lean period for fishing. We have talked about farming, animal husbandry and fishing occupation in this village. These are some of the primary occupation in a rural area. Mining is also done here. फिशरी की बात करें, फिशर जो है वगैरह वो कहाँ से, गांव के बाहर जो एक नदी बहती है उसमें से जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ से मछली वगैरह पकड़ते हैं। ज़्यादातर जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो पकड़ के और मार्केट में बेची जाती है, और कुछ मछलियाँ जो होती हैं साथ वाले टाउन में जाके वहाँ पे एक अच्छे दाम पे मिल भी जाती हैं बेचने के लिए। फिशरमैन ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, डिपेंड करते हैं, सुबह ही पकड़ते हैं डेली नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। और उनके पास छोटी छोटी नाव वगैरह होती हैं जो कि ज़्यादातर विदाउट इंजन वाली होती है। मानसून एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे तब फिशिंग वगैरह आसानी से करी जा सकती है। जैसा कि हमने अभी पढ़ लिया है, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग ऑक्यूपेशन कहाँ पे, इस गांव में होते हैं। इसी के साथ बाकी जो ये सभी के सभी जो ऑक्यूपेशन है ये क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है रूरल एरिया में। माइनिंग भी यहाँ की जाती है। Finished good provider in villages. The village market or mandi is nearby. In the mandi you will get fine shopkeepers selling food, utensils, sweets, grocery, clothes, dresses, clay pots. These are all made in the village itself. Shaker is a grocer. His wife grinds grain in the motor wheel and turn wheat and gram into flour. Shaker sells this flour in his grocery shop. Sudesh pawn shop and Janak chai stall are strategically placed at the corner have a regular customer. Children can be seen flocking around the chaat wala in the evening enjoying chaat. The halwai make delicious sweets. The kumhar makes pots of different shapes and size on the potter wheel all day and display them in the mandi in the evening. गांव में भी एक छोटी सी मंडी जो मार्केट होती है, गांव में होती है या फिर उसके आसपास होगी, तो वो क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादातर शॉपकीपर्स क्या बेचते हैं, खाना बेचते हैं, बर्तन बेचते हैं, स्वीट्स, मिठाइयाँ वगैरह सामान, और भी कपड़े, ड्रेसेस, ये सब जो सब सामान कहाँ पे बनता है, गांव के अंदर या गांव में ही गांव के लोग ही बनाते हैं। शेखर क्या है, एक ग्रोसर है, और उसकी बीबी क्या करती है, दाने वगैरह पीसती है, किसकी, गेहूं के हो गए और कुछ हो गया ये जिसका वो आटा बना देते हैं, और वो आटा ग्रोसरी शॉप पे वो बेचते थे। सुदेश कौन है, सुदेश एक पान शॉप वाला है, और जनक चाय स्टॉल वाला है। उन्होंने कॉर्नर पे दुकानें खोली हुई हैं और वहाँ पे उनके रेगुलर रोज के रोज कस्टमर आते हैं चाय पीने और पान खाने के लिए।
बच्चे वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएंगे। चाट वाला के पास रोज़ शाम को किसके लिए, चाट खाने के लिए वो आते थे। हलवाई एक बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता है। और कुम्हार क्या करता है, कुम्हार भी अच्छे अच्छे बर्तन बनाता है, अलग अलग साइज के होंगे और अलग अलग शेप के होते हैं वो, जिसको वो पूरा दिन बनाता है और शाम को मंडी में आके वो डिस्प्ले करता है ताकि लोग वो बर्तन खरीद सकें। Abdul is a weaver. He and his wife weave saris, shawls on the foot-powered loom at the home. This is known as a cottage industry. A cottage industry is the household manufacturing of goods on a small scale where machines are run by hand. Workers of cottage industry are engaged in tasks such as sewing, lace making, weaving, carpet making, basket making. Abdul take month to take one shawl and sell them for good money in the Mumbai. अब्दुल कौन है, अब्दुल एक बुनाहा है। वो और उसकी बीबी दोनों मिलके क्या बनाती हैं, साड़ी और शॉल वगैरह बनाते हैं, जो पैरों से बनी एक पावर्ड जो मशीन है उनके पास घर पे, लूम कहते हैं उसको। और इसको ये क्या नाउन करके जाता है, जो कॉटेज इंडस्ट्री का होती है, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, ज़्यादातर घर में छोटी सी एक स्मॉल स्केल मशीन लगाई जाती है जिसको हाथों से वो शॉल बनाते हैं, साड़ीज़ वगैरह बनाते हैं। और ये ज़्यादातर काम कब किया जाता है, ये घर पे ही किया जाता है। बास्केट होगी, कारपेट हो गया, ये सब खुद ही बनाए जाते हैं हाथों से। अब्दुल को 1 महीने से ज़्यादा लग जाता है सिर्फ एक शाल बनाने में, और वो फिर उसको एक अच्छे दाम पे बेचता है। कहाँ पे बेचता है वो, मुंबई में जाके। Jeevan is the toddy maker. Early in the morning, he climbs up a palm tree and hang hop pots with a twine on them. He collects the sap of the trees in his pot. He returns home with the pots of a sap. He and his wife then brew the sap to make toddy, a sweet sticky beverage. Recently, a chusky maker is coming to the village. Jeevan is losing business. जीवन कौन है, जीवन एक तोड़ी मेकर है। वो सुबह सुबह क्या करता है, पाम ट्री के ऊपर चढ़ता है और रस्सी के साथ बांध के वहाँ से क्या निकालता है, पौधों का, पेड़ का वो जो उसके रस होता है वहाँ निकाल लेता है। फिर उस रस को वो अपने पोट में डाल लेते हैं और घर ले जाता है। वो और उसकी बीवी क्या बनाते हैं, उस रस का वो शराब बनाते हैं, तोड़ी बनाते हैं, जो एक मीठी शराब होती है। रिसेंटली क्या हुआ है, चुस्की मेकर आया है, कहाँ पे, गांव में आया है, जिसके कारण जीवन क्या कर रहा है, जीवन का बिजनेस अब कम हो रहा है चुस्की मेकर के आने के बाद। सर्विस प्रोवाइडर इन ए विलेज। शीला रन्स ए स्कूल इन ए शंकरापुर अंडर द ट्री. शी इज कॉल्ड मास्टरनी जी by all. Everyone respect her. The children can be heard repeating multiplication table after her in the afternoon. Sheila spends the time with the local folks of Shankrapur. She tried to enlighten them with the evils of marrying off their daughter early. It is a difficult task, but things are changing with her effort. शीला कौन है, शीला एक स्कूल चला रही है शंकरापुर में पेड़ के नीचे, और साथ ही साथ सभी लोग उसको क्या कहते हैं, मास्टरनी जी कहते हैं उसको। सभी उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और बच्चे भी टेबल वगैरह, गणित टेबल वगैरह वो पढ़ते हुए आफ्टरनून में, दोपहर में सुनाई देते हैं। शीला क्या करती है, बहुत सारा टाइम लोगों के साथ बिताती है और उनको समझाती है कि जो बच्चों की जल्दी से, लड़कियों की जल्दी उम्र में शादी कर देना, ये एक बड़ा ही बुरा काम है और ये उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है, पर चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे उसकी एफर्ट का फल मिल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं उसके गांव में। The Madurai visit the village at the time, entertain the villagers. The children walk around him and love to see monkey perform tricks. The village temple has a pujari named Manohar Pandit. He lives in the temple premises and conducts the morning and evening puja in the temple. Vaksha alms he receives is not enough to sustain the needs of his family. He also assists Masterni in the school. The local hospital has Vidya the doctor. He gives medicine to villagers for various ailments. However, if a patient is serious, he sends him to the hospital in the town. Haridas is the money lender of this village. He gives loans to the villager of a high yearly interest of 20%. Now a cooperative bank has opened in the village and offer loan at yearly interest of 10%. More and more villagers started going to bank for loan. Haridas is thinking of taking up a new business. There are also barber, cobbler, bicycle mechanic, blacksmith, carpenter and tonga puller in the village who render their service and get paid in return.
रिसेंटली क्या होता है, मदारी आता है गांव में और वो बच्चों और लोगों को क्या कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, और बच्चे भी उसके आसपास खड़े हो जाते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं जब वो बंदर वगैरह क्या करते हैं, परफॉर्म करता है, वहाँ पे ट्रिक करता है। गांव में क्या है, पुजारी है, क्या नाम है पुजारी का, मनोहर पंडित। वो क्या करता है, वो वहीं पे मंदिर के ही प्रीमाइसेस में क्या करता है, सुबह और शाम को पूजा भी करवाता है। जो भिक्षा वगैरह उसको मिलती है उससे क्या उसके घर का गुजारा नहीं चलता है, इसलिए वो मास्टरनी जी के साथ असिस्ट करता है, उसके साथ काम करवाता है स्कूल में भी। लोकल हॉस्पिटल है विद्या, वो डॉक्टर है, वो क्या देता है, मेडिसिन देता है गांव के लोगों को जब भी उनको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर कभी भी पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है तो वो उसको कहाँ भेज देता है, वो टाउन के हॉस्पिटल में उसको सेंड कर देता है, भेज देता है। हरिदास कौन है, हरिदास एक मनी लेंडर है जो पैसे लोगों को उधार पे देता है। वो ईयरली इंटरेस्ट कितना लगाता है, 20% के हिसाब से लोगों को क्या देता है, इंटरेस्ट पे पैसे देता है। पर अब क्या हो गया, वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक की एक ब्रांच खुल चुकी है, जिसके कारण वहाँ पे अगर कोई भी लोन लेना चाहता है तो 10% ईयरली इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा विलेजर गांव के लोग बैंक में जाके क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। हरिदास भी इसी के साथ सोच रहा है कि अब मैं एक नया कोई बिजनेस खोल लूँ। वहाँ पे गांव में और भी बहुत से बार्बर हो गए, कोबिलर हो गया, साइकिल का मैकेनिक हो गया, नाई हो गया, और लोहे का बना सामान, कारपेंटर वगैरह या टांगा खींचने वाले, ये सब भी वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में पैसे कमा रहे हैं। इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, रूरल लाइवलीहुड्स। तो इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स कुछ हैं। पहला है एक ऑक्यूपेशन, उसके बाद प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टेरिटरी ऑक्यूपेशन, लार्ज फार्मर, मीडियम फार्मर, लैंडलेस फार्मर. These are the important terms of this lesson. If you have any doubt, you may ask me in the comment section. Thank you.